अच्छा। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट वाला हमने हाइड्रोजियोग्राफी के अंदर अर्थात जलीय भूगोल वाला जो पार्ट था उसमें ड्रेनेज वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया था। ड्रेनेज के अंदर यानी अपवाह तंत्र और लेक वाला पार्ट। तो हाइड्रोजियोग्राफी के दो जो मेन चैप्टर या बड़े चैप्टर थे स्टार्टिंग में, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र यानी नदियां। तो ये अपवाह तंत्र या जो नदी वाला पार्ट है या राजस्थान की जो नदियां ये कंप्लीट हो गई। इन नदियों के बाद में हमने कंप्लीट किया था नेक्स्ट टॉपिक अपना जो रिवर या ड्रेनेज के ऊपर डिपेंड होता है यानी लेक्स ऑफ राजस्थान, जिसमें वाटर नेचर के अकॉर्डिंग दोनों झील हमने कंप्लीट की थी। वाटर नेचर में एक ब्राइन वाटर लेक है और एक फ्रेश वाटर लेक। तो ब्राइन वाटर लेक और फ्रेश वाटर लेक जो ड्रेनेज के या अपवाह तंत्र का एक मेन पार्ट है। लेक्स के अंदर लास्ट में हमने एक कार्यक्रम भी पढ़ा था, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, और लास्ट में उनके कुछ इंपोर्टेंस हैं, झीलों के कुछ महत्व हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। इसके बाद में ड्रेनेज अर्थात जो अपवाह तंत्र है उसी के ऊपर डिपेंड करता है अपना इरिगेशन प्रोजेक्ट, यानी इरिगेशन के लिए बहुत सारे डैम हैं, बैराज हैं, बहुत सारी जगह वाटर स्टोरेज है, जैसे झीलों के रूप में है या अन्य जो वाटर रिसोर्स हैं उनके माध्यम से है। तो उनके माध्यम से हमारे राजस्थान में सिंचाई की जाती है और कई बार सिंचाई के साथ अन्य उद्देश्य भी पूरे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेयजल है, हाइड्रो पावर है, मत्स्य पालन है या फिर इंडस्ट्रीज का वाटर सप्लाई है। तो वो प्रोजेक्ट अपने आप में सिंचाई परियोजनाओं के अंदर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में काउंट होते हैं, यानी जिनके उद्देश्य एक से ज्यादा हो, यानी देम ऑब्जेक्टिव्स 2 and more than 2, जिनके उद्देश्य कम से कम 2 या 2 से ज्यादा हो। तो वो बहुउद्देश्य परियोजना भी हम इसी चैप्टर में कवर करते हैं, सिंचाई परियोजना वाले के अंदर। तो इन दो चैप्टर ड्रेनेज वाले या जो हाइड्रोजियोग्राफी है उसमें इन दो टॉपिक के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई परियोजना। तो ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट वाला पार्ट है या सिंचाई परियोजना वाला जो पार्ट है, इस टॉपिक में अपने जो पार्ट रहेंगे मेन, जैसे कि एक तो सिंचाई के साधन हमें इसमें कवर करने हैं, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन या सिंचाई के माध्यम। तो राजस्थान में किस माध्यम से या कौन से साधनों से सिंचाई होती है, तो वो है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन या सिंचाई के साधन या सिंचाई के माध्यम। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो किसान है उस किसान के लिए सिंचाई के महत्व है, जैसे अपने शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए सिंचाई का महत्व नहीं होता। कारण क्योंकि हमें कोई कृषि नहीं करनी है, शहरी क्षेत्र के लोग मुख्यतः इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर अर्थात जो द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण और बाद में सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र उस पर डिपेंड होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र का जो किसान है वो किस पे डिपेंड होता है, सिंचाई पे। तो उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिंचाई का साधन क्या है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। गांव में रहने वाला जो किसान है उसको सामान्यतः आपने सिंचाई करते हुए किससे देखा है कि वो नहरों से सिंचाई ज्यादा करता है, नलकूप के माध्यम से, यानी जो कुएं की जो ड्रिलिंग की जाती है जमीन में उस नलकूप के माध्यम से, या कुओं के माध्यम से, या तालाब के माध्यम से। तो आज हम वर्तमान में देख रहे हैं कि वर्तमान में पानी की डीप या गहराई बढ़ने के साथ या पानी की जो भूमिगत जल है उसकी डीप ज्यादा बढ़ने के कारण किसान की अप्रोच वहां तक कम हो चुकी है। तो इस कारण किसान वहां कुओं के बजाय ड्रिलिंग करवा के और जमीन में एक ट्यूब सेट करता है, उस ट्यूब के माध्यम से पानी निकालता है, उसको उसे हम कहते हैं ट्यूबवेल्स, या उस साधन को हम कहते हैं ट्यूबवेल्स या नलकूप। तो वो जो नलकूप है उसका वर्तमान में सर्वाधिक यूज किया जा रहा है। तो सिंचाई के संसाधनों में या जो स्रोत है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत या सोर्स अपने लिए नलकूप है,
नलकूप के बाद में कूप या कुएं हैं, कुओं के बाद में नहर है और नहरों के बाद में तालाब है। तो सिंचाई के जो प्रमुख साधन है उसमें हमें इन्हीं साधनों को कवर करना है जो किसान के लिए उपयोगी हैं या यूं कहें कृषि के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि सिंचाई का इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर के लिए होता है। तो इसमें एक तो इंपॉर्टेंट अपने नलकूप आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जिनका जो सिंचित एरिया यानी जिस एरिया में सिंचाई की जाती है वो सिंचित एरिया होता है। और सिंचाई में लगभग जितना भी राजस्थान का यानी जो कंप्लीट एरिया वो तो सिंचित नहीं हो सकता भाई, अपने शहरी क्षेत्र के मकान है वहां सिंचाई की आवश्यकता नहीं है अपने को। तो राजस्थान में वह एरिया जहां पे कृषि की हुई है और जहां पे सिंचाई की आवश्यकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जहां बारिश हो रही है उस समय सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका मीनिंग सिंचाई की जिस समय आवश्यकता है वो सिंचाई का 100% टाइम पीरियड है या वो सिंचाई की 100% रिक्वायरमेंट है। तो 100% रिक्वायरमेंट के अंदर 50% जो रिक्वायरमेंट है सिंचाई में वो हमारी नलकूप पूरी करते हैं। और नलकूप के बाद में ये पूर्ति हमें कुओं के द्वारा बचे हुए साधनों में जो कुएं हैं उनका योगदान, वेल्स का योगदान, वेल्स के बाद में इसमें योगदान होता है कैनाल्स का योगदान, नहरों का योगदान, और नहरों के बाद में जो बचे हुए अदर सोर्स। तो कम से कम अपने ये 3 याद रखने हैं कि नलकूप, कुएं और नहर, इनका योगदान सिंचाई में सर्वाधिक होता है। और बाद में जो बच गए वो अदर सोर्सेज हैं, उन सब का योगदान उसके बाद में होता है। तो इस वाले पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, सिंचाई के साधन क्या है, सोर्स क्या है। इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट होगा सिंचाई के साधन या सिंचाई के स्रोत के बाद में, वो सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण है। सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण। इसमें रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट है सिंचाई परियोजनाओं के वर्गीकरण के बाद में अन्य परियोजनाएं, यानी इस चैप्टर में लास्ट में जो बच जाएंगे उनको अदर प्रोजेक्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे। अदर प्रोजेक्ट्स यानी अन्य परियोजनाओं के माध्यम से। तो ये चैप्टर अपना 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, जिसमें हम सबसे पहला पार्ट सिंचाई के स्रोत या साधन क्या है, इस वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सिंचाई के साधन या स्रोत। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधनों में जैसा कि अभी आपको बताया कि किसान के द्वारा जिन साधनों का उपयोग अधिक किया जाता है उन साधनों में एक तो इंपॉर्टेंट है वर्तमान में नलकूप या ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल या जो नलकूप का योगदान है वो सिंचाई में जो योगदान माना गया है लगभग कितना % माना गया है, तो वो माना गया है 49 पॉइंट, अब इसको उल्टा लिख दो, 49 का उल्टा कितना होगा 94, तो 49.94%। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या अपने जयपुर में है, तो इसका मीनिंग नलकूपों का जो योगदान है वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में है, तो सर्वाधिक वो जयपुर में है, क्योंकि जयपुर में जनसंख्या भी अधिक है, ग्रामीण जनसंख्या भी अधिक है। और ग्रामीण जनसंख्या किस पे डिपेंड होती है, ग्रामीण जनसंख्या डिपेंड होती है इरिगेशन पे यानी सिंचाई पे या एग्रीकल्चर पे, यानी एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। और एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, सिंचाई। तो जहां ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होगी तो इसकी रिक्वायरमेंट सिंचाई भी होती है। और सिंचाई इसका मीनिंग जयपुर और राजस्थान के पूर्वी जिलों में जहां डेंसिटी अधिक होती है यानी अलवर, भरतपुर। तो सामान्यतः राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं उनमें ट्यूबवेल्स और वेल्स का यूज अधिक होता है,
कारण क्योंकि पूर्वी राजस्थान में अपने बारिश भी ठीक ठाक है, तो अपना जो ग्राउंड वाटर है वो भी अधिक ऊपर तक रहता है, तो इस कारण वेल्स भी पॉसिबल है, ट्यूबवेल्स भी पॉसिबल है। जहां पानी थोड़ा डीप में हो वहां ट्यूबवेल बना लिए जाते हैं, जहां पानी थोड़ा ऊपर हो वहां वेल्स के माध्यम से या कुओं के माध्यम से सिंचाई होती है। फिर नलकूप, नलकूप के बाद में है कूप या वेल्स, यानी जिनको हम कुएं कहते हैं। तो कुओं का योगदान नलकूप के बाद सर्वाधिक, यानी ट्यूबवेल्स तो लगभग 50% के आसपास आ गया, 49.94। कुओं का जो योगदान है वो लगभग 24, अप्रोक्सीमेट 24.1%। और कुओं का योगदान भी सर्वाधिक कहां माना गया है? जयपुर में, ट्यूबवेल की तरह। कुओं के बाद में कैनाल का इंपॉर्टेंस है, नहरों का महत्व है। कैनाल या नहर के इंपॉर्टेंस में लगभग 23.05%, जिसमें सर्वाधिक योगदान होता है श्री गंगानगर का। इसके बाद में टैंक या तालाब, टैंक या तालाब, तो तालाबों का जो योगदान है वो इरिगेशन में या सिंचाई में लगभग, सिंचाई में योगदान ये पॉइंट्स में रहता है सिर्फ 0.43। और जिन क्षेत्रों में थोड़ा चट्टानी भाग हो वहां सामान्यतः ड्रिलिंग करना पॉसिबल नहीं है। ड्रिलिंग यानी अपन ट्यूबवेल को वहां इजीली नहीं बना सकते, जैसे कि भीलवाड़ा और पाली की तरफ, वहां चट्टानी भूमि ज्यादा है। तो चट्टानी भूमि ज्यादा है तो इसका मीनिंग वहां पानी का जो, बारिश का जो पानी होता है, रेनी वाटर जो होता है, उस पानी का कलेक्शन किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है टैंक या तालाब के अंदर, और उन तालाबों का उन क्षेत्रों में सिंचाई में उपयोग ज्यादा होता है। तो राजस्थान में तालाबों के माध्यम से सिंचाई ज्यादा किस क्षेत्र में होती है? तो एक भीलवाड़ा और दूसरा पाली क्षेत्र, इन जिलों के अंदर मुख्यतः तालाबों का योगदान अधिक होता है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड पाली डिस्ट्रिक्ट। और बाकी जो बच गए अदर सोर्स, यानी बारिश के पानी को सीधा यूज कर लेना, अन्य साधनों में काउंट होगा या अन्य स्रोत में काउंट होगा। तो जो अदर सोर्स हैं उनका जो योगदान है वो लगभग 2.47% है, लेकिन उस अदर सोर्स में बहुत सारे हैं तो उनका इंडिविजुअल कोई जिला नहीं माना जाता। जैसे नदियों के पानी का सीधा यूज करना, राजस्थान की झीलों के पानी का यूज करना जो कि उदयपुर की ओर अधिक होता है, वाटरफॉल या पहाड़ों से गिरते हुए पानी यानी जलप्रपात का यूज करना जो झालावाड़ की तरफ अधिक होता है। तो अदर सोर्स में बाकी जो बच गए वो सब शामिल है। तो आपको एग्जाम में जो पूछे जाते हैं प्रमुख स्रोत, वो स्टार्टिंग वाले 4 ऑप्शन में से दिए जाते हैं, नलकूप, कूप या कुएं, फिर कैनाल और तालाब। तो ये जो 4 अभी मैंने बताया इनमें सबसे कम योगदान तालाब का है और सर्वाधिक योगदान है नलकूप और कूप का। नलकूप यानी ट्यूबवेल्स का और कुएं यानी वेल्स का, उसके बाद में कैनाल और सबसे कम टैंक। तो इसमें एग्जाम में आपको इनका कंट्रीब्यूशन भी याद रखना है कि सर्वाधिक योगदान किसका है। तो हमने सीक्वेंस में ही लिखा है, सर्वाधिक योगदान नलकूप का है, उसके बाद में वेल्स या कुओं का है, उसके बाद में कैनाल का है, और जो 4 प्रमुख सोर्स हैं उनमें सबसे कम टैंक या पॉन्ड का है। तालाब जिसको हम टैंक और पॉन्ड दोनों में काउंट करते हैं। फिर इनका योगदान सर्वाधिक, जैसे नलकूप का अकेले का योगदान 50% के आसपास है, 49.94%। तो एक तो इसका ये ध्यान रखना, परसेंटेज सर्वाधिक योगदान नलकूप का है। और एक ये कैनाल में पूछा जाता है कि नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है, तो राजस्थान के उत्तरी भाग यानी श्री गंगानगर की ओर। ये जनरली 2 क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, एक तो सिंचाई में योगदान सर्वाधिक नलकूप का है और एक नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में अधिक होती है, राजस्थान के श्री गंगानगर। तो पहला पॉइंट अपना इसमें यही था कि सिंचाई के साधन या स्रोत क्या है। तो हमें पता है किसान कौन कौन से स्रोत है या साधन है जिनको अपनाता है, तो वो हमने बता दिए। अब इसके बाद में है सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण, जो इरिगेशन कमांड एरिया के अकॉर्डिंग 3 भागों में डिवाइड है। अगर आपका इरिगेशन कमांड एरिया 2000 हेक्टेयर से कम है, इसका मीनिंग है कि वो सिंचाई परियोजना या वो डैम प्रोजेक्ट जिनमें इरिगेशन कमांड एरिया सिंचित क्षेत्र जो है वो 2000 हेक्टेयर से अगर कम लिया गया है तो उसको हम कहते हैं लघु सिंचाई परियोजना, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट। और अगर 2000 हेक्टेयर से ज्यादा है, 2 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में है, तो हम उसको मीडियम में काउंट करेंगे। और 10,000 से ऊपर है तो हम उसको काउंट करेंगे मैक्रो, अर्थात वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर।
तो नेक्स्ट बी पॉइंट, सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। तो सिंचित क्षेत्र के आधार पर, यानी आपने सिंचाई कितने एरिया पे की है, अकॉर्डिंग टू इरिगेशन कमांड एरिया, सिंचित क्षेत्र के आधार पर सिंचाई परियोजना को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है या तीन भागों में बांटा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इरिगेशन कमांड एरिया, सिंचित क्षेत्र के आधार पर सिंचाई परियोजनाओं को तीन भागों में डिवाइड किया गया, तीन भागों में बांटा गया, जिसमें एक पार्ट रहेगा आपका लघु सिंचाई परियोजना, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट, दूसरा रहेगा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, मध्यम सिंचाई परियोजना, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, मध्यम सिंचाई परियोजना। इसके बाद में नेक्स्ट रहेगा आपका मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, वृहद सिंचाई परियोजना। मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, वृहद सिंचाई परियोजना। तो जो लघु सिंचाई परियोजना है, इनका जो इरिगेशन कमांड एरिया वो रखा गया 0 से 2000 हेक्टेयर के बीच में, लेकिन इसमें जैसे ही 2000 हेक्टेयर होता है तो वो किस में काउंट होगा, मध्यम में। तो मध्यम इरिगेशन प्रोजेक्ट या मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, तो इसमें एक स्मॉल, एक मीडियम और एक मैक्रो। एक होता है माइक्रो, तो माइक्रो होता है सूक्ष्म, मैक्रो होता है वृहद। तो ये मैक्रो है। तो मीडियम में 2000 हेक्टेयर से लेकर, यानी यहां से स्टार्ट होता है और 10,000 तक, लेकिन 10,000 जैसे डिजिट यूज करेंगे तो 10,000 में आंसर रहेगा वृहद। यानी इनका जो लास्ट स्केल 2000 मीडियम में काउंट करना है, इसका लास्ट स्केल वृहद में काउंट करना है। तो वृहद सिंचाई परियोजना होती है 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक, 10,000 हेक्टेयर एंड मोर देन, 10,000 हेक्टेयर या अधिक। तो 10,000 या अधिक शब्द यूज होता है तो इसका मीनिंग वृहद है। 2000 से लेकर और 10,000 से पहले तक इसका मीनिंग है वहां मीडियम होगी। तो आपको याद मीडियम वाला करना है, क्योंकि आपको 2 से 10 याद हो गया मीडियम, तो इसका मीनिंग 2 से कम वाली किस में काउंट होंगी, लघु। 10 या 10 से अधिक वाली किस में काउंट होंगी, वृहद। तो इसका मीनिंग मेन जो डिजिट या डेटा आपको याद रखना है, ये आपको ये मीडियम वाला याद रखना है, 2 से 10,000 हेक्टेयर। अभी हम जो बार बार हेक्टेयर शब्द यूज कर रहे हैं, उस हेक्टेयर की एक वैल्यू होती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम जमीन को मापते हैं तो ज्यादातर अपने बीघा का प्रचलन है कि कितने बीघा जमीन है, तो हम आंसर बताते हैं हमारे पास 10 बीघा है, हमारे पास 50 बीघा है। तो इसी तरीके से सिंचाई परियोजनाओं के अंदर सामान्यतः एक बड़ी यूनिट हेक्टेयर को लिया जाता है, जिसमें एक हेक्टेयर की जो वैल्यू होती है वो लगभग 3.95 बीघा, यानी 3.95 बीघा के बराबर होती है, लगभग 4 बीघा के आसपास। यानी फिक्स डेटा अगर हम लिखें तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 3.95 बीघा। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए कि हम वास्तविक तौर पे तो जो स्थानीय है या अपनी लोकेलिटी में तो बात करते हैं बीघा में,
और किताबों में आ जाता है हेक्टेयर में, तो अपने को पता होना चाहिए हेक्टेयर की वैल्यू कितनी होती है। तो 1 हेक्टेयर लगभग 4 बीघा के आसपास होता है। अब आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में लघु, मध्यम और वृहद ये 3 परियोजना है, इनमें से कौन सी परियोजना राजस्थान में ज्यादा है, और जो ज्यादा होंगी वो सिंचाई में योगदान भी ज्यादा करेंगे। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी परियोजना राजस्थान में अधिक है? तो आप ये बताइए, राजस्थान में बड़ी नदियां ज्यादा हैं या राजस्थान में छोटी नदियां ज्यादा है? तो अपना जनरल सा आंसर रहता है कि राजस्थान में छोटी नदियां ज्यादा है। कारण वो नदियां जो बड़ी हैं, जिनमें पानी की मात्रा अधिक है, वो सिर्फ अपने 2-3 प्रमुख नदियां मानते हैं हम। चंबल, जिसमें वाटर प्रेजेंस सबसे ज्यादा है, देन उसके बाद में बनास, बनास के बाद में माही। ये राजस्थान की पानी की प्रेजेंस या पानी की उपलब्धता के आधार पर सबसे बड़ी नदियां हैं। तो बड़ी नदियां, तो इसका मानी इनके ऊपर प्रोजेक्ट अपने सीमित है, क्योंकि नदियों की संख्या सीमित है। लेकिन जब जहां नदियां छोटी अधिक हों, तो इसका मीनिंग आपके प्रोजेक्ट भी छोटे या लघु प्रोजेक्ट अधिक बनेंगे। तो इसका मीनिंग राजस्थान में जो टोटल सिंचित एरिया है, उन सिंचित एरिया में स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट का योगदान सर्वाधिक है। तो लघु सिंचाई परियोजनाओं का टोटल इरिगेशन जो कमांड एरिया, इनके पास ज्यादा होता है। जैसे एक उदाहरण अपन और भी लें, जैसे ये मान लो राजस्थान में 30 बड़ी परियोजना है, तो 30 बड़ी परियोजनाओं का कमांड एरिया अगर आप 15,000 हेक्टेयर भी मानते हो, तो 15 और 30 को अगर मल्टीपल करोगे तो लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर। ये हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये वृहद परियोजनाओं की संख्या है। लेकिन जो स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट है राजस्थान में, लघु सिंचाई परियोजना है, वो राजस्थान में लगभग 700 से भी ज्यादा है। तो एक बार हम एग्जाम्पल के लिए 700 ही मान लेते हैं। सिंचित एरिया हम 2000 हेक्टेयर भी नहीं मानते, आधा ही मान लेते हैं, 1000। तो ये 700 और 1000 को मल्टीपल करोगे तो इसमें वैल्यू आएगी आपकी 7 लाख की वैल्यू, यानी ये लगभग 4.5 लाख और ये 7.5। तो इसका मीनिंग है इनका जो एरिया है वृहद परियोजना का, वो चाहे भले ही कितना ही बड़ा हो, लेकिन इन प्रोजेक्ट की संख्या राजस्थान में कम है। अब जैसे स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उनके पास एरिया भले ही कितना ही कम हो, छोटा हो, लेकिन ये नंबर ऑफ प्रोजेक्ट काफी अधिक है। तो इसका मीनिंग टोटल जो इरिगेशन कुल सिंचाई है, उस कुल सिंचाई में योगदान कौन से प्रोजेक्ट का ज्यादा होगा? जो परियोजनाएं ज्यादा होंगी। तो वो परियोजनाएं ज्यादा है लघु सिंचाई परियोजना, भले ही उनका कमांड एरिया कम है, लेकिन सिंचाई में जो सिंचित क्षेत्र जो होगा, उस सिंचित एरिया को ये ज्यादा कवर करती है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट लिखने के बाद में हमें नीचे नोट में एक पॉइंट मेंशन करना है, नोट या विशेष में। राजस्थान की सिंचाई में सर्वाधिक योगदान राजस्थान की सिंचाई में सर्वाधिक योगदान लघु सिंचाई परियोजना का है। इसका मीनिंग है स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट का। स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट का। इसके बाद में अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ सिंचाई परियोजना का। इसके बाद में हम बात करेंगे बहुउद्देश्य परियोजना का। तो बहुउद्देश्य परियोजना है वो मुख्यतः अपने ऑब्जेक्टिव के आधार पे, उद्देश्यों के आधार पे बहुउद्देश्य होती है, यानी उनके उद्देश्य मुख्यतः एक से ज्यादा होते हैं। एक से ज्यादा का मीनिंग यानी कम से कम 2। तो वे परियोजना जिनके उद्देश्य 2 या 2 से अधिक हो, उन्हें बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है। हालांकि बहुउद्देश्यों को भी हम कहते हैं लघु बहुउद्देश्य, मध्यम बहुउद्देश्य, वृहद बहुउद्देश्य। तो वो लघु, मध्यम, वृहद वो इसी क्राइटेरिया को लेकर तय होता है, यानी ऐसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जिनके उद्देश्य अधिक हो, इसका मीनिंग 2 से अधिक हो, 2 कम से कम 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तो मल्टीपर्पज में तो काउंट हो जाएगा वो। लेकिन मल्टीपर्पज में किस प्रकार का है, वो छोटा है, मध्यम है या वृहद है, उसमें कमांड एरिया आपका यही तय करेगा जो अभी हमने लिखा है।
यानी अगर 2000 हेक्टेयर से नीचे है तो वो स्मॉल में काउंट होगा, 2 से लेके 10 के बीच में तो मध्यम में काउंट होगा, और 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक है तो इसका मीनिंग वो वृहद में काउंट होगा। तो इसी में एक पार्ट अपना सिंचाई परियोजनाओं के वर्गीकरण में हम स्टार्ट करते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या बहुउद्देशीय परियोजना है, इसमें वे परियोजना जिनके उद्देश्य 2 या 2 से अधिक हों, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। Those projects, them objectives 2 and more than 2 are known as multipurpose project। अब ये बहुउद्देशीय परियोजना, इनकी शुरुआत विश्व में सबसे पहले यूएसए ने मिसिसिपी मैसूरी की एक सहायक नदी थी जिसमें फ्लड या बाढ़ अधिक आने के कारण अमेरिका ने तय किया कि टेनेसी नदी जो है, उस टेनेसी नदी को हम जगह जगह उसके डैम बनाकर उसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में यूज किया जाए। मल्टीपर्पज यानी कोई बांध बना के उसका इंडस्ट्रीज को वाटर सप्लाई करना, फिर एक बांध और बना दिया, फिर उसका ड्रिंकिंग वाटर में या इरिगेशन में यूज करना, फिर एक डैम बना के उसका हाइड्रो पावर या मुख्यतः जो अदर जो यूजेज हैं उसके अंदर उसका पानी का उपयोग करना या यूटिलाइज करना। तो इस तरीके से विश्व के अंदर सबसे पहले अमेरिका ने 1933 में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट टेनेसी को तैयार किया। फिर भारत जैसे स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद, तो स्वतंत्र 1947, उसके तुरंत बाद 1948, 1948 में नेहरू जी ने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट टेनेसी की मॉनिटरिंग के लिए इंजीनियर्स की टीम को भेजा, और जैसे ही वो वापस लौटे तो उनसे पूछा कि प्रोजेक्ट कैसा है, तो उन्होंने बताया कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का नाम सुनते ही नेहरू जी ने पूछा मल्टीपर्पज का मीनिंग क्या है उसका, तो इंजीनियर्स ने बताया कि जो प्रोजेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है, बहुत सारे हैं, इस कारण वो मल्टीपर्पज है। तो नेहरू जी ने 1-2 मिनट सोचा, फिर कहा कि चलो हम भी भारत में आधुनिक मंदिर स्टार्ट करते हैं या आधुनिक भारत के मंदिर स्टार्ट करते हैं। तो इंजीनियर्स ने कहा कि हम तो डैम वाले इंजीनियर हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा मीनिंग है मंदिर बनाने से नहीं, क्योंकि आने वाले भारत के अंदर जो सिंचाई परियोजना होंगी वो भारत के पुनरुत्थान के अंदर या भारत के विकास में उनका एक बड़ा योगदान होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंदिर से हमारे बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति मंदिर में नयन सुख प्राप्ति के लिए जाते हैं, अलग अलग मनोरम दृश्य देखने के लिए, कुछ लोग पीड़ित या अपने दुख दर्द में, या कुछ व्यक्ति खुशी के माहौल में भी मंदिर पहुंचते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब चप्पल पुरानी हो गई या नई करके लाते हैं, तो वो व्यक्ति भी मंदिर पहुंच जाते हैं कि अपनी पुरानी चप्पल मंदिर के बाहर और वहां से नई चप्पल खोल के ले आते हैं, यानी जो किसी की खोली हुई होती है वो पहन के आ जाते हैं। किसी व्यक्ति जो भूख प्यास से तृप्त है, भूख प्यास से पीड़ित है, जिसको ये लगता है कि मंदिर के सामने बैठ जाएंगे तो कोई व्यक्ति प्रसाद खाना ये खिला दे, तो इसका मीनिंग है कि मंदिर वो जगह होती है जहां अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग उद्देश्य पूरे होते हैं। तो इस कारण नेहरू जी ने कहा कि ये बहुउद्देशीय परियोजना ऐसे होंगे जिनके हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हों, तो इस कारण इनको हमने बहुउद्देशीय नाम दिया है, और नेहरू जी ने इनको आधुनिक भारत के मंदिर, द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना है।
तो इसमें जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसका डेफिनेशन तो हमने लिख लिया कि वे परियोजना जिनके उद्देश्य दो या दो से अधिक हो। फिर इन बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लिए नेहरू जी का जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे कि नेहरू जी के अनुसार बहुउद्देश्य परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है। मीनिंग टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो नेहरू जी ने बहुउद्देश्य परियोजनाओं को क्या कहा? आधुनिक भारत के मंदिर, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो अगर ऐसा ये स्टेटमेंट देके पूछ लिया जाए कि कौन सी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर या टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया का है, तो उसमें ऑप्शन जैसे लघु सिंचाई परियोजनाओं को, मध्यम परियोजनाओं को, वृहद परियोजनाओं को या बहुउद्देश्य परियोजना को, तो इसमें आंसर रहेगा बहुउद्देश्य परियोजनाओं को। या बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, नेहरू जी ने, तो उसमें नाम आएगा नेहरू जी। क्योंकि इरिगेशन में ज्यादातर स्टेटमेंट है, सिंचाई में ज्यादातर जो स्टेटमेंट या कथन है वो नेहरू जी के ही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे नेहरू जी के हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टेटमेंट नेहरू जी के हैं। इसके बाद में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना, प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना, तो प्रथम किस बेस पे? विषय के आधार पे। इनवर्ड, विश्व में। तो विश्व में ऐसा माना जाता है टेनेसी प्रोजेक्ट को। टेनेसी प्रोजेक्ट जो कि यूएसए के द्वारा चलाया गया 1933 के अंदर। ऐसा अगर पूछा गया इन इंडिया या भारत के अकॉर्डिंग पूछा गया तो आंसर रहेगा दामोदर, जिसके कारण भारत के पूर्वी राज्य स्वतंत्र भारत के बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर फ्लड या बाढ़ आया करती। हालांकि वर्तमान में उस समय का बिहार का हिस्सा था, वर्तमान में वो हिस्सा है दामोदर का झारखंड के अंदर, क्योंकि बिहार से सेपरेट होकर एक नया राज्य बना था झारखंड। तो इसका मीनिंग वर्तमान में दामोदर प्रोजेक्ट ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में है, जिसके कारण वेस्ट बंगाल की ओर अधिक बाढ़ आने के कारण इसको सोर ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी इसको पश्चिमी बंगाल का शोक या दुख के रूप में जानते हैं दामोदर को। क्योंकि जिस नदी के कारण जिस एरिया में बाढ़ आती है उस नदी को उस क्षेत्र के लिए शोक या उस क्षेत्र के अंदर उसको एक दुख के रूप में माना जाता है। जैसे बिहार का दुख या बिहार का शोक मानते हैं कोसी को, असम का दुख या असम का शोक मानते हैं ब्रह्मपुत्र को, ओडिशा का दुख या शोक कहा जाता है महानदी को। ऐसे ही राजस्थान के उत्तर पश्चिम में पहले एक विशालकाय नदी थी सरस्वती, तो वो सरस्वती नदी राजस्थान का शोक था, लेकिन अब शोक इस बात का है कि उसमें पानी नहीं है, इस कारण उसको हम राजस्थान वाली सरस्वती को अब डेड रिवर भी कहा जाता है। तो राजस्थान की सरस्वती जो पहले डेड करती थी अब वो खुद डेड रिवर है, यानी जो खुद लोगों को अपनी बाढ़ के कारण मार दिया करती थी अब वो खुद क्या है, मृत नदी के रूप में है। तो जिन नदियों के कारण जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है वो उस एरिया के लिए सोरो या दुख के रूप में, शोक के रूप में जानी जाती है। तो इस नदी के पानी को नियंत्रित करना जरूरी था, क्योंकि उस समय भारत के अंदर बिहार और वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा बाढ़ आया करती, यानी जो आज वर्तमान झारखंड और वेस्ट बंगाल कह सकते हैं। तो ये भारत का फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है दामोदर, जो मुख्यतः विश्व की किस परियोजना से प्रेरित है? तो दामोदर प्रोजेक्ट को हम टेनेसी प्रोजेक्ट है यूएसए, उसी से प्रेरित मानते हैं। फिर इन राजस्थान स्टेट, यानी राजस्थान में, तो राजस्थान में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अपनाता है गंग कैनाल।
गंग कैनाल या गंग नहर 1927 1927 इस समय बनी थी, लेकिन ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं था इस समय। ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में 1950 के बाद काउंट होता है, क्योंकि गंग नहर को राजस्थान में जब बनाया गया था तो शुरुआत में ये बीकानेर के लिए पेयजल परियोजना थी। इसका मीनिंग गंग नहर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर बीकानेर। उस ड्रिंकिंग वाटर के बाद में 1950 से इसको इरिगेशन के लिए भी ओपन कर दिया गया। इरिगेशन की परमिशन भी इसमें दे दी गई, सिंचाई की परमिशन भी इससे मिल गई 1950 के बाद। तो कहा जाता है आफ्टर 1950 गंग कैनाल बिकम ए इरिगेशन प्रोजेक्ट और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। 1950 के बाद ये एक सिंचाई परियोजना और एक बहुउद्देश्य परियोजना का हिस्सा होती है। तो इसका मीनिंग गंग नहर अपने निर्माण के साथ बहुउद्देश्य नहीं थी। निर्माण के साथ 1927 के बाद वो कुछ वर्षों तक ओनली ड्रिंकिंग वाटर, केवल पेयजल, और 1950 के बाद वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी 1950 के बाद ऑब्जेक्टिव और बढ़ गए। तो ऑब्जेक्टिव जब 2 या 2 से अधिक हो जाए तो वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में काउंट होता है। तो अभी अपना पार्ट चल रहा है राजस्थान ज्योग्राफी, तो इस कारण ये पार्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंचाई परियोजनाएं हैं वो भारत या वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले हैं, वो जनरली सिलेबस में नहीं होते। और राजस्थान के अंदर ये सिलेबस में टॉपिक होता है सिंचाई परियोजना। तो पूछा जा सकता है राजस्थान का फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सा है, तो राजस्थान का गंग कैनाल को माना गया है, जो 1950 के बाद मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में शामिल होता है। अब इन बहुउद्देश्य परियोजनाओं में प्रमुख प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, तो इसमें कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो नदियों के ऊपर बनाए गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कैनाल्स के ऊपर बने हुए हैं, यानी नहरों के माध्यम से। तो जनरली हम इनको जब पढ़ते हैं तो 2 भागों में डिवाइड करके इनकी स्टडी करते हैं। तो इसका मीनिंग हम करते हैं, ऐसा कोई ऑफिशियली डिवाइडेशन नहीं है। तो प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाओं में पहले हम नदी घाटी या जो बांधों के नाम से प्रोजेक्ट है उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो डैम भी अपने नदियों पे ही बने होते हैं। तो फर्स्ट रहेगा अपने रिवर वैली प्रोजेक्ट वाले मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी वो बहुउद्देश्य परियोजना जो नदी घाटियों के रूप में है। और दूसरा अपना वो रहेगा जो मुख्यतः कैनाल मल्टीपर्पज, यानी जो नहरों के नाम से है। तो राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजना कौन कौन सी है वो कवर करनी है। तो बहुउद्देश्य परियोजना क्या होती है ये तो हमने समझ लिया है, कि यानी वे परियोजना जिनके उद्देश्य 2 या 2 से अधिक हो। नेहरू जी ने इनके लिए शब्द क्या यूज किया, तो नेहरू जी ने इन प्रोजेक्ट को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत के ये जो मंदिर हैं यानी बहुउद्देश्य परियोजना, आधुनिक भारत के इन मंदिरों में राजस्थान के लिए ऐसा प्रमुख प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी थी, तो उसमें आंसर रहता है अपना गंग नहर, क्योंकि अपने लिए राजस्थान के लिए ये इंपॉर्टेंट। पूरे विश्व में अगर पूछा जाए तो टेनेसी प्रोजेक्ट यूएसए वाला, और भारत का प्रथम बहुउद्देश्य प्रोजेक्ट तब आंसर रहता है दामोदर 1948 वाला प्रोजेक्ट, जिसको हम टेनेसी की कॉपी या टेनेसी से प्रेरित होकर, या हम कह सकते हैं टेनेसी मॉडल है उसको देख के हमने उसको बनाया है। तो राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजना। अब इन बहुउद्देश्य परियोजना में हम मुख्यतः किस एरिया को टारगेट करेंगे, राजस्थान। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजना, तो इसमें मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजना, तो राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजना को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक नदी घाटी परियोजना के रूप में, रिवर वैली प्रोजेक्ट के रूप में, या नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना भी इसको लिख सकते हो। बहुउद्देश्य इसलिए नहीं लिख रहे हो क्योंकि ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है कि प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजना वो कौन कौन से हैं। तो एक तो नदी घाटी परियोजना के रूप में, या रिवर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी इनको कह सकते हैं। इन जो नदियों की घाटियों पर या उनके बांधों पर जो चलती हैं तो वो रिवर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट।
तो रिवर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नदी घाटी परियोजना। दूसरा पार्ट होता है इसमें अपने कैनाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, नहर बहुउद्देश्यीय परियोजना। कैनाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो इन बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को हम मुख्यतः दो तरीके से कंप्लीट करेंगे, एक तो जो नदी घाटियों पे चलती है उनके माध्यम से, और एक मुख्यतः कैनाल्स के रूप में जो हम कवर करते हैं उनको। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे नदी घाटियों से कि नदी घाटी परियोजना के रूप में कौन कौन सी हैं। तो नदी घाटी बहुउद्देश्यीय परियोजना, रिवर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। नदी घाटी बहुउद्देश्यीय परियोजना में एक तो आती है अपनी चंबल बहुउद्देश्यीय परियोजना, जो चंबल नदी के ऊपर है। तो आगे तो टाइटल इसमें यही लगेगा, चंबल बहुउद्देश्यीय परियोजना। सेकंड चंबल के बाद में अपने आते हैं माही बहुउद्देश्यीय परियोजना, यानी माही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। फिर एक आता है राजस्थान के नॉर्थ में पंजाब की ओर एक नदी बहती है, नदी का नाम सुना होगा आपने, सतलज नदी, सिंधु की सहायक नदी में आती है। उस नदी के ऊपर दो डैम है, एक हिमाचल में भाखड़ा और एक पंजाब में है नांगल। और उस प्रोजेक्ट को एक साथ तैयार किया गया था, यानी भाखड़ा नांगल के नाम से वो स्टार्ट हुई थी, और उसका एक बेनिफिट या प्रॉफिट या एडवांटेज राजस्थान को भी मिलता है। तो वो वाला पार्ट आता है अपना भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्यीय परियोजना के अंदर। भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्यीय परियोजना। भाखड़ा नांगल के बाद में व्यास बहुउद्देश्यीय परियोजना, जो सतलज में आने वाली सिंधु की सहायक नदियों में, या यूं कहें सतलज के लिए भी सहायक नदी होती है, क्योंकि सतलज में आती है, सतलज इसके पानी को आगे सिंधु या इंडस रिवर में लेके जाती है। तो व्यास के नाम से, नदी के नाम से प्रोजेक्ट है व्यास मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। हालांकि इसका फायदा व्यास के दो डैम से मिलता है हमें, पोंग और पंडो है। जैसे हम ये प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तब वो समझ में आएंगे कि पोंग पंडो है क्या है। तो ये व्यास के डैम होते हैं। तो अभी तक जो हमने चार नाम लिखे हैं, भाखड़ा नांगल, व्यास, माही और चंबल, इसमें सिर्फ एक में नदी का नाम नहीं लिखा, बाकी सब नदियों के नाम। तो इसका मीनिंग जहां नदी का नाम नहीं है, एग्जामिनर वहीं से टारगेट करता है कि नदी का नाम क्या है। जैसे चंबल में तो कोई नहीं पूछेगा कि चंबल बहुउद्देश्यीय परियोजना किस पर है, चंबल पे है। माही में भी नहीं पूछ सकता कि माही बहुउद्देश्यीय परियोजना किस पर है, तो माही पे ऑपरेट होती है, माही पे चलेगी। लेकिन भाखड़ा नांगल नदी का नाम नहीं है, तो इस पे पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस नदी का है। तो इसका आंसर रहेगा अपना सतलज। हालांकि ये पढ़ेंगे तब हम मेंशन भी करेंगे। तो भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्यीय परियोजना के आगे हमें लिखना होता है सतलज रिवर, ताकि ये आइडिया रहे कि सतलज का प्रोजेक्ट। इसके बाद में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो निर्माणाधीन है, जैसे कि हिमाचल में एक प्रोजेक्ट है रेणुका जी। रेणुका के नाम क्या के रेस्पेक्टेड सब लिखना, रेणुका के सीधा रेणुका, रेणुका जी लिखना है। रेणुका जी बहुउद्देश्यीय परियोजना, यानी टाइटल तो रेणुका जी, आगे यही ऐड करना है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। पौराणिक कथाओं में हम पढ़ते हैं भगवान राम के जो वंशज हैं उसमें परशुराम जी भी आते हैं। तो परशुराम जी जो हैं उनकी माता का नाम होता है रेणुका जी। तो इसका मीनिंग ये शब्द पौराणिक कथाओं से लिया हुआ है, रेणुका जी। तो रेणुका जी जो कि यमुना की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी पे बनी हुई है, या तैयार किया जा रहा है अभी प्रोजेक्ट को, उसका नाम है गिरी रिवर। तो ये प्रोजेक्ट मुख्यतः गिरी नदी का रहने वाला है, गिरी रिवर या गिरी नदी। इसके बाद में हिमाचल के बाद उत्तराखंड की ओर गिरी की जो मुख्य नदी है
तो इसके बाद में जो गिरी की एक मुख्य नदी है यमुना, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट आता है अपना लखवार। तो लखवार बहुउद्देश्यीय परियोजना लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट यूटी के अर्थात उत्तराखंड में और यमुना नदी के ऊपर है। तो इसका मीनिंग है यहां पे भी लखवार नदी का नाम नहीं है, तो नदी का नाम इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा कि लखवार परियोजना को किस नदी पे तैयार किया जा रहा है। तो ये यमुना का प्रोजेक्ट है, जिसका जो फायदा है वो राजस्थान को मुख्यतः है। पहले इसका पानी आएगा हरियाणा के अंदर ताजेवाला, या जिसको हम कहते हैं हथीनी कुंड। हथीनी कुंड से इस पानी को राजस्थान को दिया जाएगा यमुना नहर के माध्यम से। तो एक तो आती है यमुना लिंक नहर जो भरतपुर अजान डैम में जाती है, और एक आती है यमुना नहर जो बनाई जा रही है शेखावाटी की ओर। तो शेखावाटी को आने वाले टाइम में जो यमुना नहर का पानी मिलेगा वो मुख्यतः लखवार का पानी होगा, क्योंकि वो लखवार से हरियाणा की ओर आएगा ताजेवाला में या हथीनी कुंड में, और हथीनी कुंड से सप्लाई किसको होगा, शेखावाटी को। तो इनडायरेक्ट उत्तराखंड के इस डैम से लाभ किसको मिलने वाला है, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को। देखो आपके कोर्स में जो कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं जिनके, उनके बाकी बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं वो प्रयास करेंगे हम मंडे से उनके स्टार्ट हो जाएं। यानी जैसे कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो उसकी जगह दूसरा जो सब्जेक्ट है वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी सब्जेक्ट हैं जो आपके बचे हुए हैं उनमें से कुछ पार्ट आपके मंडे से हम स्टार्ट करवा देंगे। तो ये जो नदी घाटी परियोजनाएं अभी हमने जो लिखी हैं, इनमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम चंबल। चंबल और माही को पढ़ते टाइम आपको फील ये आएगा कि सर ये तो आपने पढ़ा दिया, कारण क्योंकि आपने नदियां पढ़ ली हैं ऑलरेडी, और ये राजस्थान की उन्हीं नदियों के ऊपर बने हुए हैं, तो हम इनमें लगभग ज्यादातर चीजें रिपीट कर रहे होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि ये आपने कंप्लीट हो गए, इसका नहीं ये फील आएगा। लेकिन बाकी जो आगे के प्रोजेक्ट हैं वो राजस्थान की नदियों पे नहीं है, तो ये फील उनमें नहीं आने वाली आगे वाले प्रोजेक्ट में। सिर्फ ये आपको दो टॉपिक, या नहीं सिर्फ दो प्रोजेक्ट में, एक चंबल और एक माही के अंदर। तो उसमें सबसे पहले हम उन्हीं को कवर करते हैं जो ऑलरेडी हम पहले नदियों में थोड़े बहुत पढ़ भी चुके हैं। हालांकि कंप्लीट तो वहां पे भी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट वहां अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसमें हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चंबल फर्स्ट, माही सेकंड, भाखड़ा नांगल थर्ड, व्यास फोर्थ, रेणुका जी नंबर 5, और ये लखवार लास्ट में कवर करेंगे नंबर 6। तो फर्स्ट हेडिंग रहेगी इसमें चंबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, चंबल बहुउद्देश्यीय परियोजना। चंबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है मुख्यतः एक संयुक्त परियोजना है। इसका मीनिंग है चंबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट। अब किसका जॉइंट प्रोजेक्ट है, किसकी संयुक्त परियोजना है, तो इसमें एक तो राजस्थान शामिल है, और राजस्थान का सहयोग देने के लिए दूसरा राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। और दोनों का इक्वल कॉपरेशन यानी 50% एंड इक्वल रेशियो में सामने वाला भी कितना रहता है, 50। जब दो के बीच में होता है तो इक्वल कॉपरेशन होता है 50 और 50%। तो ये वाला पार्ट आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश 50-50 वाला, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परसेंटेज और राज्यों के नाम कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि चंबल बहुउद्देश्य परियोजना कौन से राज्यों की है। तो एक तो ये तय मानिए जितने प्रोजेक्ट हम राजस्थान में पढ़ेंगे उन सब में राजस्थान का योगदान रहेगा। तो ये तो आपको रटना ही नहीं है कि राजस्थान है या नहीं है, राजस्थान सब में रहेगा। तो इसका मीनिंग सिर्फ हमें एक सामने वाला और याद रखना है। तो चंबल में एक तो अंडरस्टूड है राजस्थान, देन सामने याद रखना है एमपी। कारण क्योंकि चंबल के ऊपर जो प्रमुख डैम बने हैं वो या तो राजस्थान में बने हैं मोस्टली, और एक डैम गांधी सागर जो आपके एमपी में बना हुआ है। तो चंबल बहुउद्देश्य परियोजना संयुक्त परियोजना, इट्स ए जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में संयुक्त परियोजना है, इन विच कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान 50% एंड कॉर्पोरेशन ऑफ एमपी 50%, जिसमें सहयोग राजस्थान का 50 और मध्य प्रदेश का 50, या यूं भी लिख सकते हैं इसमें दोनों राज्यों का समान सहयोग। तो समान जब दो ही होते हैं तो इसका मीनिंग 50 और 50 इनका योगदान। अब इस परियोजना के तहत यानी चंबल बहुउद्देश्य परियोजना के तहत, इस परियोजना के तहत 3 चरणों में, इसका मीनिंग जो काम कंप्लीट हुआ है वो 3 स्टेज में हुआ है। 3 चरणों में कुल 4 बांधों का निर्माण किया गया है। तीन चरणों में कुल 4 बांधों का निर्माण किया गया है। तो अंडर दिस प्रोजेक्ट टोटल 4 डैम्स आर बिल्ट इन 3 स्टेजेस। अब इसमें जो 3 चरण और 4 बांध है वो कौन कौन से हैं? तो ये रिवर के टाइम भी हमने लिखे थे कि इसमें टोटल जो 3 चरण है उसमें एक तो चंबल के बहाव क्षेत्र में सबसे पहले मध्य प्रदेश की ओर आने वाला गांधी सागर डैम जो प्रथम चरण में बना हुआ है। फिर राजस्थान की ओर चंबल जैसे ही एंट्री करती है तो द्वितीय चरण का जो बांध है, सेकंड स्टेज का जो डैम है, तो चित्तौड़ से एंट्री करती है, और चित्तौड़ किसका एरिया? राणाओं का, मेवाड़ के राजाओं का। तो वहां राणा के नाम से राणा प्रताप सागर जो राजस्थान का बड़ा डैम है, लार्जेस्ट डैम ऑफ राजस्थान। जबकि चंबल का बड़ा बांध राणा को नहीं, गांधी सागर को माना गया है। जबकि राजस्थान का बड़ा बांध किसको माना गया? राणा प्रताप। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि चंबल के बांधों में सबसे बड़ा गांधी सागर है, लेकिन वो राजस्थान में नहीं, वो एमपी में है। तो वो लार्जेस्ट डैम ऑफ चंबल तो कह सकते हैं हम, लेकिन राजस्थान का बड़ा बांध नहीं। राजस्थान में बड़ा बांध राणा प्रताप है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है तृतीय चरण, इसका थर्ड स्टेज के अंदर बताया गया है जवाहर सागर को। जवाहर सागर के बाद आगे वाला जो पार्ट आता है वो आता है कोटा बैराज। तो कोटा बैराज चरण तो हमारे कंप्लीट हो गए, तो कोटा बैराज को हम प्रथम चरण के अंदर ही काउंट करते हैं। यानी प्रथम चरण में 2 बांधों का निर्माण हुआ है, गांधी सागर, और गांधी सागर के साथ दूसरा कौन सा था? सबसे लास्ट वाला कोटा बैराज। हालांकि जवाहर सागर का भी एक नाम और है जिसको हम कोटा डैम भी कहते हैं। तो इसमें जीके वाले पार्ट में कुछ स्टूडेंट जो मैथ फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनकी डिमांड है कि सर आगे हमारी जो फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो तो आपका चल रहा है, जो जनरली जिन सिलेबस में सेम है, क्योंकि पार्ट ज्योग्राफी में पढ़ना वही है सबको, चाहे आपका छोटे से छोटा एग्जाम हो चाहे राजस्थान का बड़े से बड़ा एग्जाम, लगभग सब में इक्वल है। हाँ, सिलेबस का कोई टॉपिक किसी में है और किसी में नहीं है, फर्क सिर्फ इसी बात का है। तो फर्स्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट की तरफ से आ रही है कि सर मैथ्स हमें अच्छी पढ़ाई है सर ने, थैंक यू। तो थैंक्स टू यू कि आप लोगों ने ये विश्वास किया और इस सिलेबस के एक सदस्य आप रहे, तो एक धन्यवाद के पात्र आप भी हैं। फिर नेक्स्ट कमेंट, सर जी मैथ्स के टीचर जैसे ही इंग्लिश और साइंस के टीचर भी लगाइए, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट ही, क्योंकि जनरली फर्स्ट ग्रेड का क्या क्राइटेरिया तय है आरपीएससी का,
कि मिनिमम 40% या कुछ कैटेगरीज में 35 भी है, तो उसमें वो आपको मिनिमम क्वालिफाई करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसमें उस क्राइटेरिया को तय नहीं या पार नहीं कर पाए थे बहुत सारे स्टूडेंट, तो पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम रह गई थी। फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट पॉलिटी में सीट ठीक थी, लेकिन जो एग्जाम में सिलेक्ट हुए वो स्टूडेंट सिर्फ 6 थे। तो इसमें एक बड़ा कारण आपका सब्जेक्ट में तो स्टूडेंट्स के फिर भी ठीक थे कईयों के, लेकिन कईयों के जीके में ठीक नहीं आ रहे थे, जीके के कारण फेल हो गए। हालांकि पॉलिटी में तो फेल करवाने वाला जो बड़ा कारण था वो ज्यादातर में सब्जेक्ट ही था। तो आपके जो 3 सब्जेक्ट जनरली जो कमजोर होते हैं, जिसमें आप लोगों ने बताया, उसमें मैथ्स वाले सर ने हमें मैथ बहुत अच्छी पढ़ाई है, तो इसका मीनिंग मैथ तो आपकी अच्छी हो गई है। जिसमें पुराने क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आप साथ साथ में निकालते रहिए, और लगभग उसी स्टैंडर्ड या मानक तरीके के जो क्वेश्चंस आपके जो क्वेश्चन बैंक में या सबने जो अवेलेबल आपको करवाए हैं, उन क्वेश्चंस के साथ साथ में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम में आने वाले लगभग जो टोटल 8-10 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग के, तो रीजनिंग की क्लासेस आपकी बची हुई हैं जो कि ऋषि सर से आपको कवर करवाएंगे। तो एक तो जो, क्योंकि रीजनिंग का पार्ट पहले थोड़ा बड़ा था, अब थोड़ा छोटा कर दिया है। छोटा क्या, जो टॉपिक आपके दिए हुए थे लगभग उनमें से आधे ही कर दिए हम तो आगे हम कंटिन्यूस करते हैं। इसमें चंबल के बहाव क्षेत्र में जो लास्ट में जो डैम आता है उसका नाम कोटा बैराज। तो कोटा बैराज का निर्माण इसके प्रथम चरण में हुआ है, यानी चंबल पे जब काम चल रहा था, एक तो स्टार्टिंग में मध्य प्रदेश की ओर, तो प्रथम चरण में एक तो काम गांधी सागर का हुआ है, और एक चंबल के बहाव क्षेत्र में जो लास्ट कोटा की तरफ एक बैराज आता है कोटा बैराज, उसका कार्य हुआ है। तो इसका मीनिंग है कि इसी प्रथम चरण में गांधी जी के साथ अपने को एक और रखना है, कोटा बैराज। जबकि जवाहर सागर का एक दूसरा नाम जवाहर सागर, इसको हम कोटा डैम भी बोलते हैं, जवाहर सागर और कोटा डैम। अब इसका ये जो पार्ट है प्रथम चरण वाला, पहले ये स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं चंबल के ऊपर जो बांधों का सीक्वेंस या क्रम है वो किस प्रकार से। मध्य प्रदेश से चंबल नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान की ओर, फिर राजस्थान में हाड़ौती डांग एरिया से होते हुए एक बार एमपी, फिर यूपी की ओर जाती है, और यूपी में यमुना नदी के अंदर इटावा के निकट ये संगम करती हैं, और उस दौरान एमपी से और यूपी के संगम तक इसमें प्रमुख जो डैम बने हुए हैं, जिसमें एक बांध तो राजस्थान में एंट्री करने से पहले गांधी सागर, जो प्रथम चरण का पार्ट, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट आता है मंदसौर, तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बना हुआ है। उसके बाद में जैसे ही नदी राजस्थान की ओर एंट्री करती है चित्तौड़ में, तो चित्तौड़ में मेवाड़ के राजाओं में जो सबसे प्रमुख है प्रतापी राजा, या जिनकी प्रशंसा बहुत ज्यादा होती है, राणा प्रताप, उन्हीं के नाम से एक डैम और बना हुआ है इसमें, राणा प्रताप सागर। इस साइड में इंडिकेट कर देते हैं राणा प्रताप सागर डैम। और यहीं पे चित्तौड़ में एक न्यूक्लियर स्टेशन बना है, परमाणु विद्युत गृह, जिसको हम कहते हैं रावत बाठा। तो जो रावत बाठा का न्यूक्लियर स्टेशन है उसमें पानी की सप्लाई इसी राणा प्रताप सागर डैम से जाती है। तो ये चित्तौड़गढ़ में रावत बाठा न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन या रावत बाठा परमाणु विद्युत गृह।
राउत बाठा परमाणु विद्युत ग्रह। इसके बाद में नेक्स्ट इस पे आता है जवाहर सागर। जवाहर सागर जो कोटा और बूंदी दोनों की सीमा पे बना हुआ है। और सबसे लास्ट में इसमें कोटा बैराज। तो ये जो कोटा बैराज वाला पार्ट है, इसमें दो कैनाल है। एक तो राइट साइड में निकाली गई राइट कैनाल, राइट कैनाल जो कोटा से निकलती है, तो इसमें कोटा के राइट साइड में इसमें आता है 12 एंड मध्य प्रदेश। इसके बाद में इसके लेफ्ट में ऊपर की तरफ जो है वो लेफ्ट कैनाल, तो लेफ्ट कैनाल में इसमें कोटा और कोटा के बाद में इसमें सेकंड रहेगा बूंदी। तो मीनिंग है कोटा से निकाली गई है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, तो कम से कम कोटा तो दोनों में रहेगा, क्योंकि कोटा बैराज से निकली है, कोटा से निकली है। तो एक है राइट कैनाल जो कोटा से राइट में आता है 12, तो ये 12 से बाद में एमपी की ओर एंट्री करती है दाई नहर। तो ये नदी के फ्लो में है, तो नदी के बहाव में ये राइट साइड वाला पार्ट है, तो इसको नाम दे दिया गया दाई नहर, यानी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। बाकी इनके कोई नाम नहीं रखे हुए। दाई नहर जो ऊपर की तरफ है उसका नाम रख दिया लेफ्ट कैनाल, और वो लेफ्ट कैनाल है कोटा से बूंदी की तरफ, क्योंकि कोटा से ऊपर की ओर हम देखते हैं मैप में, तो ऊपर की तरफ होता है बूंदी, तो वो कोटा बूंदी के बीच में वो लेफ्ट कैनाल या बाई नहर। तो इस तरीके से इन बांधों का सीक्वेंस है, पहले व्यक्तिगत नामों से गांधी, राणा, जवाहर, और जब व्यक्तिगत नाम समाप्त हो जाते हैं तो लास्ट में कोटा बैराज। लेकिन निर्माण कार्य नंबर फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है गांधी सागर, और एक लास्ट में कोटा बैराज, इनका निर्माण कार्य सबसे पहले हुआ है। तो इसी कारण हम इनको प्रथम चरण में मानते हैं गांधी सागर, और एक इसके फ्लो में जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है कोटा बैराज। तो स्टार्टिंग में हम स्टार्ट इन्हीं को ही करेंगे, जब डिटेल्स इनकी लिखेंगे प्रथम चरण में तो गांधी सागर, और इसके साथ दूसरा कवर कौन सा करेंगे, कोटा बैराज। तो इसमें हमारा प्रथम चरण का जो डैम है गांधी सागर। तो डायग्राम से आपको एक तो ये समझ में आ गया कि ये जो अभी हमने 4 डैम लिखे हैं, इसमें सिर्फ एक गांधी सागर ऐसा है जो राजस्थान के बाहर एमपी में है, और बाकी सब किस साइड में है, राजस्थान की ओर। तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चंबल बहुउद्देश्य परियोजना में कौन सा डैम या बैराज जो कि मध्य प्रदेश में बना हुआ है, तो उसमें आंसर रहेगा गांधी सागर। और चंबल नदी एमपी से राजस्थान में क्यों आती है, तो इसका सामान्य सा रीजन है कि राजस्थान की ओर ढाल है, क्योंकि पानी किस ओर बहता है, ढाल की ओर। तो इसका मीनिंग है कि मध्य प्रदेश की ओर ऊंचाई है और राजस्थान की ओर ढाल है, तो उस साइड में जो बांध बनाए गए गांधी सागर वो ज्यादा हाइट पर है, हाइट पे भी है, और चंबल का सबसे बड़ा बांध भी है। तो द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट डैम ऑफ चंबल, चंबल का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध कौन है, तो उसमें आंसर रहेगा गांधी सागर। जबकि राजस्थान का बड़ा डैम, तो राजस्थान का बड़ा डैम भी चंबल पे माना गया है, लेकिन वो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान का जो बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर। तो इसमें जो गांधी सागर, तो गांधी सागर ये एक तो लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में राजस्थान में एंट्री करने से जस्ट पहले एक डिस्ट्रिक्ट आता है मंदसौर। कौन सा सौर, मंदसौर। तो ये मंदसौर एमपी में स्थित है। अब इस बांध की जो कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं वो क्या है, तो चंबल के स्टार्टिंग के जो तीनों बांध हैं, जैसे गांधी सागर की बात कर रहे हैं हम, तो गांधी सागर के आगे 5 टर्बाइन यूनिट है, और इन 5 टर्बाइन यूनिट्स के ऊपर जब पानी डाला जाता है तो यहाँ एनर्जी जनरेट होती है, और प्रत्येक टर्बाइन यूनिट की कैपेसिटी है 23 मेगावाट। तो 5 टर्बाइन यूनिट को हम गुणा करेंगे 23 मेगावाट से, तो 115 मेगावाट एनर्जी जनरेट होती है, यानी 115 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित होती है। इसके बाद में
आगे हैं इसमें राणा प्रताप। राणा प्रताप से पानी डाला जाता है 4 टर्बाइन यूनिट्स के ऊपर, जिनकी कैपेसिटी होती है 43 मेगावाट। तो 4 को, हालांकि 4 वाले में तो कॉम्बिनेशन ये भी बन रहा है 4-4 का, 443। तो इसकी कैपेसिटी रहेगी आपकी 172 मेगावाट। और इसके बाद में आगे जवाहर सागर, जिसपे पानी डाला जाता है 3 यूनिट्स या 3 इकाइयों के माध्यम से, जिसमें प्रत्येक टर्बाइन की कैपेसिटी है 33 मेगावाट। तो 3 वाले में भी कॉम्बिनेशन बन रहा है 333। तो 4 में 43, 3 में 33। तो जवाहर सागर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 99 मेगावाट। लास्ट में जो कोटा बैराज है वो सिर्फ इसमें इरिगेशन डैम का काम करता है, केवल सिंचाई का काम करता है। तो इसका मीनिंग है कि उसको हमने हाइड्रो डैम में काउंट नहीं किया हुआ। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि चंबल में हाइड्रो डैम या जो जल विद्युत बांध है वो किसको नहीं माना जाता? तो वो कोटा बैराज को नहीं माना जाता। कोटा बैराज ओनली इरिगेशन में काउंट होता है। तो अभी इसकी विशेषताओं में एक तो गांधी सागर की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? तो आप देखो ये गांधी सागर के बाद में आगे जो नाम है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, तो इनमें यूनिट जनरली कम होती है। यहाँ 5 यूनिट है, यहाँ 4 यूनिट है, लास्ट में 3 यूनिट है। लेकिन यूनिट तय नहीं करेंगे कि उत्पादन कितना, ये तय करेगा कि आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है, यानी क्षमता कितनी है आपके। तो 5 यूनिट है, यूनिट तो ज्यादा है लेकिन उसका उत्पादन कम है, कारण क्योंकि उसके प्रोडक्शन यूनिट है वो छोटी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपनी पानी की मोटर होती है वो अलग अलग एचपी की होती है। तो जो टर्बाइन जो होते हैं उन टर्बाइन की कैपेसिटी भी अलग अलग ऊर्जा बनाने की होती है। तो जहां 5 टर्बाइन लगे हुए हैं वहां एक टर्बाइन की क्षमता 23 मेगावाट। तो इसका मीनिंग कम क्षमता का टर्बाइन है। फिर राणा प्रताप सागर पे भले ही टर्बाइन यूनिट 4 हो, लेकिन वो 4 किस कैपेसिटी वाली है? 43 43 43 वाली। तो इस कारण उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि वहां यूनिट तो कम है, 5 यूनिट नहीं होके केवल 4 है, लेकिन उत्पादन उनका टोटल ज्यादा है। तो यहां पे अपना जो गांधी सागर वाला पार्ट है उसकी विशेषताओं में यह है चंबल, यह चंबल का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा एवं बड़ा बांध। तो ये चंबल के रेफरेंस में इट्स द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट डैम ऑफ चंबल। ये चंबल का सबसे ऊंचा और चंबल का सबसे बड़ा बांध। फिर दूसरा इसमें जल विद्युत उत्पादन क्षमता, जल विद्युत उत्पादन क्षमता, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो यहां 5 यूनिट है जो 23 मेगावाट के साथ उत्पादन करती हैं। तो 5 और 23 को मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो आंसर आएगा 115 मेगावाट। तो इसका मीनिंग आप ये 5 मल्टीपल 23 ये काउंट कर लो। गुणा इतना छोटा गुणा तो जनरली सबको आता है, नहीं आता तो 115 और हट लेना, क्योंकि एक दो प्रोजेक्ट में जिसमें हाइड्रो है जिसमें याद रखने पड़ेंगे आपको। तो एक तो इसमें क्वेश्चन ये बन गया कि चंबल बहुउद्देश्य परियोजना में राजस्थान के बाहर बना हुआ है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ एमपी लिख दिया, तो हमें पता है कि एमपी राजस्थान का हिस्सा नहीं है, एमपी अपने आप में एक अलग सेपरेट स्टेट है। तो यहाँ ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्थान के बाहर, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है एमपी मंदसौर। तो एक तो चंबल का सबसे बड़ा बांध, चंबल का सबसे ऊंचा बांध भी यही है। और ये जल विद्युत उत्पादन क्षमता में कितना है? 5 यूनिट, और 23 से गुणा करोगे तो टोटल 115 मेगावाट। फिर इसी प्रथम चरण का एक सेकंड पार्ट और बचा हुआ है अपना। यह तो प्रथम चरण का फर्स्ट गांधी सागर, प्रथम चरण में सेकंड होता है कोटा बैराज। कोटा बैराज इसे चंबल का इसे चंबल का सिंचाई बांध भी कहा जाता है।
कोटा बैराज इज नोन एज इरिगेशन डैम ऑफ चंबल। यानी ये चंबल के मुख्यतः सिंचाई बांध के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये जो टाइटल है इसको अंडरलाइन कर लेना अपने, इरिगेशन डैम को या सिंचाई बांध को। तो चंबल का सिंचाई बांध, तो ऐसा नहीं है सिंचाई केवल इसी एक बांध से होती है, लेकिन इससे हाइड्रो पावर जनरेट नहीं होती, इसके पानी का मुख्य यूटिलाइजेशन इरिगेशन में ही होता है। इस कारण कोटा बैराज को इरिगेशन डैम या सिंचाई बांध का दर्जा भी प्राप्त है। सिंचाई के उद्देश्य से इससे 2 नहरें निकाली गई हैं। तो सिंचाई के लिए इस बांध से दो नहरें निकाली गई हैं। अब ये 2 नहरें किस तरीके से हैं, तो अभी आपको बताई थी कि जो चंबल नदी है वो यमुना नदी की तरफ जाती है और यमुना नदी में यूपी में संगम होता है। तो यहाँ कोटा की तरफ जो कोटा बैराज बना हुआ है, उस कोटा बैराज से एक तो राइट साइड में कैनाल निकाली गई जिसको हम कहते हैं राइट कैनाल या दाई नहर। अब ये राइट कैनाल उस ओर बनाई गई है जिस ओर से चंबल में अधिकांश नदियां आती हैं। तो आप उस ओर कैनाल बना रहे हो जो आपका हाइट वाला एरिया है। तो हाइट वाले एरिया की तरफ अगर आपने कैनाल बनाई तो आपको पानी को लिफ्ट करना होगा, ऊपर उठाना होगा। जैसे ऊंची बिल्डिंग में जाने के लिए अपने को क्या चाहिए, लिफ्ट। जैसे पुरानी मूवी जिसमें सलमान खान का एक गाना भी आता है, एक वरुण धवन की मूवी में भी वो रिपीट होता है कि ऊंची है बिल्डिंग, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे माऊं, ऐसे करके टाइटल है उसमें। तो मीनिंग है कि राजस्थान के अंदर जो ऊंचे वाले एरिया होते हैं वहां पानी को लिफ्ट किया जाता है, लिफ्ट कैनाल बनाई जाती है। तो चंबल की जो राइट कैनाल है उसमें 14 लिफ्ट कैनाल बनी हुई है, 14 लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं, जिनमें 8 राजस्थान में और बाकी 6 लिफ्ट है वो एमपी की तरफ है। तो इसका मीनिंग है राइट साइड वाली जो कैनाल है, इस राइट कैनाल पे 14 लिफ्ट कैनाल बनी हुई है, 14 लिफ्ट नहरें इस पर। तो 14th लिफ्ट में से 8 लिफ्ट राजस्थान में है और बाकी 6 लिफ्ट है वो एमपी की तरफ है। मध्य प्रदेश में 8 लिफ्ट हैं, राजस्थान के कोटा और 12 के अंदर। जबकि जो लेफ्ट कैनाल है बाई नहर, उसमें पानी को लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो नदी के ढाल की तरफ ही है, तो पानी अपने आप चला जाता है लेफ्ट कैनाल। तो लेफ्ट कैनाल है वो सिर्फ कोटा और कोटा के ऊपर की तरफ बूंदी। तो लेफ्ट कैनाल में कोटा बूंदी, राइट कैनाल में कोटा 12 और उसके बाद में मध्य प्रदेश। तो अभी लास्ट में हमने ये लिखा था कि सिंचाई के लिए इस बांध से या बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं। दो नहरें निकाली गई हैं जिसमें कोटा बैराज से एक राइट कैनाल आती है, दाई नहर, और एक लेफ्ट कैनाल आती है, बाई नहर। जो राइट कैनाल या दाई नहर है, राइट साइड में जो है वो मुख्यतः कोटा 12 एंड मध्य प्रदेश में। जो लेफ्ट कैनाल जो ऊपर की तरफ जाती है उसमें कोटा, और कोटा ही साथ उसमें दूसरा डिस्ट्रिक्ट रहता है बूंदी। तो लेफ्ट कैनाल यानी जो ऊपर की तरफ है, तो लेफ्ट कैनाल एक्सटेंड इन कोटा बूंदी, लेफ्ट कैनाल का विस्तार कोटा बूंदी में है, यानी इन 2 जिलों में है।
एंड राइट कैनाल एक्सटेंड इन, एक्सटेंशन यानी एक्सटेंड का मीनिंग है विस्तार कौन से क्षेत्र में है, तो एक्सटेंड इन कोटा, देन 12 एंड एमपी। लेकिन इस वाले विस्तार के अंदर आपको नीचे लिफ्ट कैनाल भी मेंशन करनी पड़ेंगी कि ये इसके लिफ्ट नहर है। तो राइट कैनाल पे टोटल 14 लिफ्ट नहर, जिसमें राजस्थान में कितनी है, 8 लिफ्ट। तो कंप्लीट 14 लिफ्ट नहरों के नाम अपने यहां नहीं, अपने यहां 8 के लिखे हुए रहते हैं। आप मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम दोगे तो वहां पढ़ना पड़ेगा आपको मध्य प्रदेश का भूगोल, वहां आपको 6 पढ़ना जरूरी है, अपने वाली 8 पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो अब यहाँ जो 14 लिफ्ट नहर है, इनमें से अपने को उन 8 की डिटेल्स के बारे में बताना है जो राजस्थान को लाभ या प्रॉफिट देती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो लेफ्ट कैनाल है ये तो अपना कंप्लीट हो गया। अब राइट कैनाल वाला जो सेकंड पार्ट है, इसमें अपने को इनको कवर करना है। तो अब हेडिंग में नोट में अलग से लिखेंगे, नोट या विशेष में दाई नहर। तो दाई नहर जिस पर 14 लिफ्ट नहर, जिसमें 8 राजस्थान में स्थित। तो उसमें नोट या विशेष में राइट कैनाल वाले पार्ट को लेंगे। चंबल की दाई नहर पर कुल 14 लिफ्ट नहर स्थित है। कुल या टोटल 14 लिफ्ट कैनाल, 14 लिफ्ट नहर स्थित है, जिसमें आठ लिफ्ट ये राजस्थान में है, और रिमेनिंग 6 लिफ्ट कैनाल, रिमेनिंग 6 लिफ्ट कैनाल्स हैं वो मध्य प्रदेश की तरफ है। अब अपने को ये वाली कवर करनी है, तो ये हेडिंग में रहेंगे 8 लिफ्ट कैनाल, 8 लिफ्ट नहरें। देखो एक दो ऐसे टॉपिक हैं जो कुछ सिलेबस में नहीं दिए हुए, यानी आप जिनकी तैयारी करें उन सिलेबस में नहीं दिए हुए, लेकिन फिर भी ये पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जनरली एग्जाम में अपन देखते हैं कि आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके टच वाले एग्जाम आप अदर एग्जाम्स भी दे रहे होते हैं। कई बार अचानक एग्जाम देते देते आपकी इच्छा होती है कि चलो हम आरएस का एग्जाम भी दे लेते हैं, या जो अदर एग्जाम है उनको भी दे लेते हैं। तो राजस्थान के जो ज्योग्राफी के अंदर आपके सुविधा है कि अपने जो सिलेबस में नहीं है कुछ उन टॉपिक्स को भी हम कवर करवा रहे हैं, ताकि आपको ज्योग्राफी के अंदर फिर से राजस्थान ज्योग्राफी और ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना पड़े। और जो कॉम्बो बैच वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये सुविधा तीनों पार्ट में है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। सर लोकेशन ऑफ राजस्थान के टॉपिक में आपने लाइव क्लास में लेटीट्यूड लोकेशन में बांसवाड़ा के नीचे डिस्टेंस में साउथ बताया था। मैंने साउथ नहीं बताया था, मैंने ये बताया था कि बांसवाड़ा राजस्थान का सदर्न पॉइंट है। अच्छा वो बुक्स में एक जगह गलत लिखा हुआ है, आप शायद उसकी बात कर रहे हो कि बांसवाड़ा के नीचे है वो राजस्थान का दक्षिणी भाग होना चाहिए, और वहां गलती से उत्तर लिख दिया गया है। तो अगर ऐसा हुआ है तो उसको करेक्शन कर लो, बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणी भाग है, जैसे गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी भाग है। अच्छा बुक में पेज नंबर 8 में है। तो ये स्टार्टिंग में जो बुक थी उस बुक के अंदर ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग वाले पार्ट में नॉर्थ और साउथ वाला अपोजिट लिखा गया था। तो ये तो हमें आइडिया है, ज्योग्राफी पढ़ते टाइम हम बांसवाड़ा को लगभग मोर देन 100 टाइम रिपीट कर रहे होते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा,
राजस्थान के उत्तरी भाग में गंगानगर। तो ये लगभग आइडिया जब ज्योग्राफी पढ़ लोगे तो आपको खुद हो जाएगा। हालांकि बुक में वो अगर ऐसा है तो उसमें करेक्शन करना है अपने को। तो अब ये 8 लिफ्ट कौन कौन सी हैं? तो इसमें कोटा बैराज में राजस्थान में स्थित लिफ्ट कैनाल। तो इसमें एक तरफ तो हम ट्रिक को लिखेंगे, जिन ट्रिक के माध्यम से इनको याद करेंगे। इन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आगे इन लिफ्ट कैनाल के नाम लिखेंगे कि लिफ्ट कैनाल या लिफ्ट नहर कौन कौन सी है। फिर लिफ्ट नहर का जो डिस्ट्रिक्ट या जिला है वो कौन सा है। तो राजस्थान में जो 8 लिफ्ट हैं उसमें आपको 2 तो व्यक्तिगत नामों को याद रखना है ट्रिक के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नाम है हम इसमें याद रखते हैं दीपक। दीपक को 3 भागों में डिवाइड करके याद रखना दीपक, क्योंकि यहां से 3 लिफ्ट उनका शॉर्ट ट्रिक बनेगा दीपक। दीपक गणेश। तो ये वैसे तो हमारी 4 लिफ्ट हैं, लेकिन ये व्यक्ति 2 हो गए, एक दीपक हो गया और एक गणेश। तो 2 हो गए तो 2 बार बुलाना है कि दीपक गणेश आ सो जा। तो इसमें जो दी वाला है उस दी से एक लिफ्ट आती है दिगोद लिफ्ट। दिगोद लिफ्ट के बाद में पैसे पचेल लिफ्ट। कैसे कचारी लिफ्ट या काचरी लिफ्ट। काचरी, इसी को कचारी भी लिखा जाता है। कचारी लिफ्ट। फिर गणेश से है गणेशगंज लिफ्ट। फिर आ से 2 हैं अंता, और वापस नाम यही रिपीट होगा अंता। तो एक तो अंता लिफ्ट स्कीम के नाम से है, यानी जो प्रमुख या बड़ी है वो अंता लिफ्ट, और एक छोटी है उसको हम कहते हैं अंता माइनर लिफ्ट। यानी अंता में जो एक छोटी है वो अंता माइनर लिफ्ट। इसके बाद में सो से है सोरखंड। जा से है जालीपुरा। तो जालीपुरा, सोरखंड, अंता और अंता। फिर गणेशगंज, कचारी या काचरी, पचेल और दिगोद। इसमें जो सबसे पहले आपने दिगोद याद की है, दिगोद कोटा में है। लास्ट में आपने जालीपुरा है, ये कोटा में। इसके बीच में जितनी भी 6 लिफ्ट जो बच गई वो सब 12 के अंदर। तो इसका मीनिंग बाकी की लोकेशन अपने को याद ही नहीं रखनी। अपने को एक दिगोद और एक सबसे लास्ट वाला पार्ट जो कि कहां पे है, कोटा के अंदर, और बाकी बीच में जितनी भी बच गई, क्योंकि हमें पता है कि राइट कैनाल के अंदर राजस्थान के 2 ही जिले आते हैं, कोटा 12, जिसमें कोटा में 2 हैं और बाकी बच गई वो सब 12 के अंदर। तो ये अपना चंबल बहुउद्देश्य परियोजना का प्रथम चरण कंप्लीट हो गया। तो प्रथम चरण के 2 पार्ट थे, एक तो राजस्थान में और एक दूसरा मध्य प्रदेश में बना हुआ बांध। तो मध्य प्रदेश वाला चंबल का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर, और राजस्थान में जो बना हुआ है कोटा बैराज, वो चंबल का इरिगेशन डैम। हालांकि कोटा में आपने नाम सुना होगा कोटा थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट कोयले से एनर्जी को जनरेट करता है।
तो इस कोयले वाले स्टेशन में पानी की सप्लाई है वो कोटा बैराज करता है, लेकिन ये हाइड्रो पावर या जल विद्युत उत्पादन नहीं करता, जैसे कि अन्य बांध से हाइड्रो पावर जनरेट होती है। अब राणा प्रताप सागर हाइड्रो पावर जनरेट करता है, लेकिन वो न्यूक्लियर स्टेशन को भी पानी सप्लाई करता है। तो इसका मीनिंग है, ऐसा नहीं है कि जो राणा प्रताप सागर बांध है वो न्यूक्लियर पावर जनरेट करता है, तो वो न्यूक्लियर पावर नहीं, न्यूक्लियर पावर तो यूरेनियम और थोरियम से बनेगी, खनिजों से बनेगी। तो इसका मीनिंग जल से विद्युत केवल 3 ही बांधों पे है जो व्यक्तिगत नाम से हैं, गांधी, राणा और जवाहर। और लास्ट वाला कोटा बैराज है वो केवल इरिगेशन डैम है। जिन सिलेबस में जैसे 1-2 टॉपिक मृदा और परिवहन वाले भी आपका जो डिमांड है वो करवा देंगे, जैसे कुछ एग्जाम्स में नहीं दिए हुए, कुछ एग्जाम में दिए हुए हैं। तो जिनमें सिलेबस में है तो उसमें तो बिल्कुल आप निश्चित हो जाइए कि सिलेबस का एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ा जाएगा, भले ही 1-2 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा करवाए जाए। तो प्रथम चरण के बाद में सेकंड चरण जो है, उस सेकंड चरण का जो बांध है वो कौन सा है? द्वितीय चरण, वो है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट नंबर 3, क्योंकि प्रथम चरण में 2 कंप्लीट हो गए अपने, गांधी सागर और कोटा बैराज। तो इसमें आता है राणा प्रताप सागर। तो चंबल के अंदर मेवाड़ का एक ही एरिया आता है, चित्तौड़। तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जहां से चंबल एंट्री करती है उस एरिया में। तो लोकेटेड इन चित्तौड़गढ़। बाद में इसकी विशेषताओं में यह है राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध। दूसरा है जल विद्युत क्षमता कितनी है? तो जल विद्युत उत्पादन क्षमता जो हमने अलग से बात की थी, टोटल हाइड्रो पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो इस पे टोटल 4 यूनिट्स हैं, जिनको 43 मेगावाट से मल्टीपल करना होता है। तो टोटल प्रोडक्शन कितना रहेगा इसमें? 172 मेगावाट। और फिर इससे राउतबाठा न्यूक्लियर स्टेशन को भी जलापूर्ति की जाती है। तो राउतबाठा परमाणु विद्युत गृह को, राउतबाठा जहां परमाणु विद्युत गृह बनती है, यानी जहां न्यूक्लियर से एनर्जी बनती है, तो राउतबाठा परमाणु ऊर्जा केंद्र या विद्युत गृह को परमाणु विद्युत गृह को जल आपूर्ति राणा प्रताप सागर बांध से की जाती है। तो ये राणा प्रताप सागर बांध में ही लिख रहे हैं, तो राणा प्रताप सागर बांध का वापस नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो राउतबाठा को जलापूर्ति, इसका मीनिंग है वाटर सप्लाई फॉर रावतबाठा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो रावतबाठा भी वहीं चित्तौड़ में ही बना हुआ है। जैसे अभी हमारे एक दूसरा परमाणु विद्युत गृह बांसवाड़ा के नापला क्षेत्र में बनेगा, जो माही के निकट। तो इसका मीनिंग बांसवाड़ा में जो न्यूक्लियर स्टेशन बनने वाला है, जहां 700 मेगावाट की कितनी इकाइयां लगेंगी? 4 इकाइयां, यानी टोटल 2800 मेगावाट। जो राजस्थान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनेगा बांसवाड़ा में, तो उसको जलापूर्ति होगी माही की ओर से। और जो चंबल के किनारे बना हुआ है चित्तौड़ में, उसको जलापूर्ति करता है राणा प्रताप। तो ये राणा प्रताप सागर। अब इसके बाद में जो अंतिम चरण या तृतीय चरण में जो बांध बना हुआ है, वो है जवाहर सागर। जवाहर सागर, जवाहर सागर जिसको हम कोटा डैम भी बोलते हैं।
तो इसमें जवाहर सागर या कोटा डैम, इसके लोकेशन दो डिस्ट्रिक्ट की सीमा पे, एक तो कोटा और साथ में बूंदी। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो विशेषता है, एक तो इसे चंबल का पिकअप डैम कहा जाता है। तो जवाहर सागर डैम इज नोन एज पिकअप डैम ऑफ चंबल। तो पिकअप डैम जनरली हम उस डैम को मानते हैं जिस डैम के पीछे के हिस्से को थोड़ा उठा दिया जाए, तो जहां से बांध के गेट ओपन होंगे तो वहां से पानी का फ्लो तेज निकलता है। तो इसका मीनिंग है कि आगे की ओर नदी के बहाव को बढ़ाने के लिए उस डैम को, यानी जो बहाव को बढ़ाने से जस्ट पहले वाले डैम को हम थोड़ा पिकअप कर देते हैं, उसके तल को ऊंचा उठा देते हैं। तो माही के लिए पिकअप हम कागदी को मानते हैं, मीनिंग कागदी डैम इज नोन एज पिकअप ऑफ माही रिवर। तो माही का पिकअप कागदी है और चंबल का पिकअप कौन है? जवाहर सागर। तो इस कारण इसको जवाहर सागर को चंबल का पिकअप डैम कहा जाता है। तो जवाहर सागर इज नोन एज पिकअप डैम ऑफ चंबल। सॉरी, ये चंबल पढ़ रहे हैं तो पिकअप ऑफ चंबल, जबकि कागदी डैम पढ़ते तो ये कागदी डैम माही का पिकअप। तो विशेषता में जवाहर सागर को चंबल का पिकअप डैम कहा जाता है, चंबल का पिकअप डैम। तो पिकअप अपने ट्रांसपोर्टेशन में एक गाड़ी भी आती है जो वजन उठाती है, और ये पिकअप जो अपने इसके तल को उठा दिया जाता है, तो इसका मीनिंग पानी का फ्लो तेज होता है। फिर इस बांध की अपनी एक हाइड्रो पावर भी है, जल विद्युत उत्पादन क्षमता भी है। तो इसमें जल विद्युत उत्पादन क्षमता हाइड्रो पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो इसमें 3 यूनिट्स हैं, जो ईच कैपेसिटी कितनी है? 33 मेगावाट। तो 3 इकाइयां और 33 मेगावाट वाली, यानी टोटल 99 मेगावाट। तो ये इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 99 मेगावाट। तो इसी के साथ चंबल बहुउद्देश्य परियोजना अपना कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके अंदर तीनों की जो टोटल हाइड्रो पावर कितनी है वो हम लास्ट में एक साथ ऐड कर लेंगे। तो चंबल बहुउद्देश्य परियोजना में उत्पादित कुल जल विद्युत, तो इसमें तीनों बांध, गांधी, राणा और जवाहर, उन तीनों का हमें टोटल करना होगा। तो वो टोटल होगा 386 मेगावाट। तो कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी 386 मेगावाट। उत्पादित कुल जल विद्युत 386 मेगावाट, जिसमें दोनों स्टेट में इक्वल डिवाइड होगी। तो 386 का इक्वल डिवाइडेशन राजस्थान में 193 मेगावाट, और जिसमें मध्य प्रदेश का भी इतना ही है 193 मेगावाट। तो इसका मीनिंग मध्य प्रदेश के गांधी सागर से कितनी प्राप्त होती है? मध्य प्रदेश को 115। इसका मीनिंग बाकी सरप्लस एनर्जी, यानी जो अतिरिक्त ऊर्जा जो राजस्थान के पास है, राजस्थान उस अतिरिक्त ऊर्जा को मध्य प्रदेश के जो ग्रिड स्टेशन, यानी जहां से जिस ओर से बिजली सप्लाई दी जाती है, तो ग्रिड स्टेशन से मध्य प्रदेश के ग्रिड स्टेशन को, राजस्थान से मध्य प्रदेश को वो अतिरिक्त ऊर्जा है वो वितरित कर दी जाती है। और अतिरिक्त वितरण करने के बाद दोनों स्टेट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि गांधी सागर वाली, इसका मीनिंग राजस्थान की ओर जो अतिरिक्त है जो हम मध्य प्रदेश को वापस लौटाएंगे। तो मीनिंग है कि दोनों का जो प्रोडक्शन या दोनों का जो योगदान है वो इक्वल माना जाएगा, 193 और 193 मेगावाट। तो अगर बाई चांस एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट आता है
कि चंबल बहुउद्देश्य परियोजना में राजस्थान को 386 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित या ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये चंबल बहुउद्देश्य परियोजना का टोटल प्रोडक्शन है 386, जबकि राजस्थान के लिए ये कितना है, तो राजस्थान के लिए ओनली 193, और सेम मध्य प्रदेश के लिए भी इतना ही 193। दोनों को जोड़ देंगे तो चंबल का टोटल रहेगा। तो स्टेटमेंट में थोड़ा सा ये ध्यान देना कि अकेले राजस्थान का 386 बता दिया तो गलत होगा फिर, क्योंकि ये टोटल चंबल का है, जो कि 2 स्टेट का है, राजस्थान का उतना ही एमपी का। तो इस तरीके से अपना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या नदी घाटी परियोजना में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया चंबल। नदी घाटियों में कुछ प्रोजेक्ट अपने और कंप्लीट करने हैं, बचे हुए हैं, जो हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद आगे का जो पार्ट है वो आपका कैनाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अर्थात नहर बहुउद्देश्य परियोजना। तो आज के इस सेशन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। अच्छा, इसमें सर जवाई रिवर है वो लूनी में बाड़मेर में कहा मिलती है? गांधव विलेज में या गुढ़ा विलेज में? तो ये गांधव विलेज है, गुढ़ा नहीं है, गांधव। तो लैब असिस्टेंट साइंस वाले स्टूडेंट जिनके कॉम्बो बैच हैं, यानी कुछ स्टूडेंट हैं जो आपके एक या एक से अधिक कोर्स में भी जुड़े हुए हो सकते हैं, तो इसमें लैब असिस्टेंट वाले जो स्टूडेंट है वो जीके वाले पार्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कितना रहेगा। तो उसमें जो आपका शेड्यूल किया जाएगा टेस्ट, यानी जैसे कि हम आज इवनिंग तक करवा देंगे कि आपका संडे को जो टेस्ट है वो किस समय है, और उसमें टॉपिक आपके कहां से कहां तक, यानी कौन कौन से टॉपिक आपके हैं, तो उन टॉपिक को भी मेंशन करवा देंगे। तो आज के इस सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। तो टॉपिक से रिलेवेंट कोई, मेरे हिसाब से तो धीरे हमने कवर किया है टॉपिक को, तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और प्रॉब्लम होगी भी तो पढ़ने के बाद होगी। तो आप एक बार रिवीजन कर लेना, उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।